कहानी की शुरुआत होती है समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी किलर व्हेल्स यानी ऑर्कास के साथ। हमें एक वीडियो दिखाया जाता है जो बताता है कि ये एनिमल्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं। नरेटर हमें सीटो नाम के एक व्हेल से मिलवाता है जो एक मरीन पार्क में पिछले 20 सालों से यहाँ है और यहाँ की सुपरस्टार है। वीडियो में दावा किया जाता है कि टिकट खरीदने से सीटो की मदद होती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। रात का वक्त है और एक्वेरियम का माहौल बहुत भारी और अजीब है। चेल्सी नाम की एक वर्कर अपने कोलीग से शिकायत कर रही है कि उसे फिर से लेट रुकना पड़ रहा है। वो कहती है कि वो पागल हो जाएगी। उसका कोलीग नोटिस करता है कि चेल्सी पूरे हफ्ते नाइट शिफ्ट्स कर रही है। वो दोनों सीटों के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो बदल गई है जब से उसका बच्चा पोसाइडन मर गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि बच्चे को न्यूमोनिया हुआ था, लेकिन वर्कर्स को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चेल्सी को लगता है कि सीटो जानती है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा और वो किसी चीज का इंतजार कर रही है। जब सब चले जाते हैं, चेल्सी व्यूइंग ग्लास के पास जाती है। वो प्यार से सीटो को आवाज देती है, उसे अंधेरे पानी से बाहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन टैंक बिल्कुल शांत रहता है। वहां कोई नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है मैडी पर। वो एक बिल्डिंग में रात को अपना चेलो प्रैक्टिस कर रही है। तभी चैड, उसका दोस्त, चुपके से आता है और उसे डरा देता है। मैडी की चीख निकल जाती है। दोनों हंसते हैं और चैड उसे चिढ़ाता है कि उसने फिर से दरवाजा खुला छोड़ दिया था। वो कहता है कोई भी अंदर आ सकता है। वो अपनी दोस्त ट्रिश के बारे में बात करते हैं जो वहां नहीं है क्योंकि वो पढ़ाई में बिजी थी, जबकि बाकी सब पार्टी कर रहे थे। माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है जब चैड मैडी को एक ग्रेजुएशन गिफ्ट देता है। मैडी मना करती है क्योंकि वो अभी ऑफिशियली ग्रेजुएट नहीं हुई है, लेकिन चैड जिद करता है। वो उसे एक छोटा सा चार्म देता है ताकि वो उसे याद रखे। लेकिन ये प्यारा सा पल टूट जाता है जब वहां एक स्ट्रेंजर आ जाता है जो सार्काज्म में कहता है कि ये सीन बहुत क्यूट है। चैड तुरंत नोटिस कर लेता है कि उस आदमी के हाथ में गन है। रॉबर उन्हें अपने फोन्स काउंटर पर रखने को बोलता है। मैडी भीख मांगती है कि वो उन्हें चोट न पहुंचाए, जबकि चैड शांति से बात करने की कोशिश करता है। रॉबर गुस्से में चिल्लाता है और मैडी को कैश रजिस्टर खोलने का ऑर्डर देता है। डर के मारे वो पैसे बैग में भरने लगती है। तभी गलती से चैड पूछ लेता है कि क्या ये गन असली है। रॉबर का दिमाग घूम जाता है। वो चिल्लाता है कि उसके पास टाइम नहीं है और गोली चला देता है। चैड दर्द में चिल्लाता है और गिर जाता है। मैडी उसका नाम चिल्लाती रह जाती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। यहाँ मैडी की पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। 1 साल बीत चुका है। मैडी अब एक बिल्कुल अलग और शांत जिंदगी जी रही है। वो हैरान रह जाती है जब उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड ट्रिश उसके दरवाजे पर आती है। 1 साल से उन्होंने बात नहीं की थी। ट्रिश मैडी को डांटती है कि वो फोन नहीं उठाती और मैडी एडमिट करती है कि वो डिप्रेस्ड थी। ट्रिश बहुत एनर्जेटिक है। वो मैडी को कहती है कि उसे एक एडवेंचर की जरूरत है। वो बताती है कि उसने उनके लिए 7 दिन की ट्रिप बुक की है और वो ना नहीं सुनेगी। मैडी के कमरे में देखते हुए ट्रिश को टेबल पर हियरिंग एड बैटरीज दिखती हैं। ये उस रॉबरी का असर था। मैडी ने अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी। ट्रिश ये भी नोटिस करती है कि मैडी का चेलो धुन खा रहा है, यानी उसने म्यूजिक छोड़ दिया है। ट्रिश डिसाइड करती है कि वो मैडी की इस उदासी को ठीक करके रहेगी। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा साथ रहेंगे। दोनों फ्रेंड्स एक ट्रॉपिकल लोकेशन पर पहुंचते हैं। बोट राइड पर ट्रिश चेक करती है कि मैडी का हियरिंग एड वाटरप्रूफ है या नहीं। मैडी उसे थैंक्स बोलती है इस ट्रिप के लिए। तभी एक फूल बेचने वाला आता है। ट्रिश कुछ फूल खरीदती है और फिर ट्रिप का असली सरप्राइज रिवील करती है। वो मैडी को 2 लकड़ी की बनी हुई वेल्स देती है, एक माँ और एक बच्चा। ट्रिश बताती है कि वो इतनी दूर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि मैडी अपने पुराने दोस्त सीटो से मिल सके। खुश होने की बजाय मैडी डर जाती है और गुस्सा होती है। वो कहती है कि वो ऐसी जगह को सपोर्ट नहीं करेगी जो वेल्स को कैद करके रखते हैं। वो ट्रिश को याद दिलाती है कि सीटो का बच्चा टैंक में मर गया था। ट्रिश को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। वो माफी मांगती है और कहती है कि वो कुछ और कर लेंगे, जैसे पैडल बोर्डिंग। वो मैडी को जॉश नाम के एक लोकल आदमी से मिलवाती है। जॉश मैडी को पसंद आता है क्योंकि वो भी उस एक्वेरियम को कचरा बोलता है और मानता है कि वेल्स को आज़ाद होना चाहिए। जॉश बताता है कि एक्वेरियम के ओनर्स ने सीटो का बच्चा चुरा लिया था, इसलिए सीटो के चेहरे पर वो चोट का निशान है। जॉश एक प्लान बनाता है कि वो रात को चुपके से फैसिलिटी में घुसेंगे और वहां की असलियत देखेंगे। मैडी मान जाती है। रात को तीनों ड्रंक होकर फैसिलिटी की तरफ जाते हैं। जॉश उन्हें फेंस के ऊपर से अंदर ले जाता है। अंदर बिल्कुल अंधेरा और डरावना माहौल है। मैडी मेन टैंक के पास जाती है और धीरे से सीटो को हेलो बोलती है। वो रोती है और माफी मांगती है कि सीटो को कैद में रहना पड़ रहा है। लेकिन तभी मैडी जोर से चिल्लाती है। उसने टैंक के अंदर पानी में एक ह्यूमन बॉडी देख ली थी। सब डर जाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह ट्रिश मैडी को एक सरप्राइज लोकेशन पर ले जाती है, एक सुनसान और खूबसूरत बीच पर। वहां जॉश जेट स्की के साथ है। जॉश मजाक करता है कि ये जगह कर्स्ड है। ट्रिश अपने फोन पर लगी हुई है जब तक जॉश उसका फोन लेकर जेट स्की में लॉक नहीं कर देता।
मैडी पास में ही पैडल बोर्ड पर है, अपने फोन को एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक बैग में लपेटकर। जॉश और ट्रिश जेट स्की पर राइड के लिए निकलते हैं। वो हंस रहे हैं और तेज स्पीड में है जब अचानक कुछ भारी चीज जेट स्की से टकराती है। मैडी दूर से देख रही है। जॉश इंजन चेक करने के लिए नीचे देखता है और अगले ही पल उसे पानी के अंदर खींच लिया जाता है। वो गायब हो जाता है। ट्रिश और मैडी चिल्लाते हैं लेकिन जॉश वापस नहीं आता। ट्रिश जेट स्की पर अकेली रह जाती है, कांप रही। मैडी वहां पहुंचती है। उन्हें समझ आता है कि वो खतरे में है। मैडी दूर कुछ सूखी चट्टानों यानी रॉक्स की तरफ इशारा करती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो धीरे धीरे वहां जाएंगे ताकि पानी में जो भी है वो उन्हें सुन ना ले। वो डरते हुए आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी वो क्रीचर हमला कर देता है। मैडी रियलाइज करती है कि वो सीटो है। सीटो आज़ाद तो हो गई है लेकिन वो किलर की तरह बिहेव कर रही है। जेट स्की टूटने वाला है। मैडी चिल्लाती है कि उन्हें कूदना पड़ेगा और रॉक्स तक तैर कर जाना होगा। ट्रिश डर के मारे हिल नहीं पा रही। मैडी गिनती है, 1, 2, 3। जैसे ही वो 3 बोलती है मैडी की हियरिंग एड की बैटरी खत्म हो जाती है और वो पूरी तरह सन्नाटे में चली जाती है। ट्रिश कूद जाती है और तैरने लगती है। मैडी जंप नहीं कर पाती। वो अपना वाटरप्रूफ बैग ट्रिश की तरफ फेंकती है और फिर खुद भी पानी में कूद जाती है। वो जान बचाकर रॉक्स पर चढ़ते हैं। वो जिंदा है लेकिन जख्मी है। वो अपने कपड़ों से पट्टी बांधते हैं। मैडी ट्रिश के घाव को दबाती है। वो सुन नहीं सकती लेकिन ट्रिश के चेहरे पर दर्द देख सकती है। वो वहां उस छोटी सी रॉक पर फंस गए हैं। चारों तरफ समंदर है। मैडी को समझ आता है कि सीटो एक वाइल्ड वेल की तरह नहीं बल्कि एक पागल कैप्टिव जानवर की तरह बिहेव कर रही है जिसे इंसानों पर गुस्सा है। घंटों बीत जाते हैं। उन्हें प्यास लगने लगती है। ट्रिश को मैडी का वो वाटरप्रूफ बैग याद आता है। वो उस बैग को यूज करके थोड़ा सा साफ पानी जमा कर लेते हैं। बाद में उन्हें एक बोट दिखती है। वो चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं लेकिन बोट उन्हें बिना देखे चली जाती है। ट्रिश टूट जाती है। वो सोचती है कि सीटो उन्हें क्यों सता रही है। वो कहती है कि वो सीटो का गुस्सा समझ सकती है क्योंकि वो भी अब कैद है। मैडी डिसाइड करती है कि वो रिस्क लेगी। वो पानी में उतरती है ताकि एक क्रैब पकड़ सके जो उसने पहले देखा था। वो कच्चा मांस खाते हैं और वो थोड़ा सा पानी पीते हैं। मैडी समंदर को देखती है और चैड को याद करती है। ट्रिश उसे दिलासा देती है लेकिन फिर उसका गिल्ट बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ट्रिश रोने लगती है। मैडी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती है लेकिन ट्रिश गुस्से में मना कर देती है। वो मैडी को एक ऐसी सच्चाई बताती है जो सब कुछ बदल देती है। ट्रिश बताती है कि उसने वो रॉबरी खुद प्लान की थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। गन प्लान का हिस्सा नहीं थी। जब गोली चली ट्रिश डर के मारे भाग गई थी और मैडी को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। मैडी सुनकर सुन रह जाती है। ट्रिश ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसकी सुनने की शक्ति, उसका म्यूजिक और चैड। मैडी गुस्से में चिल्लाती है कि ट्रिश इस गिल्ट की हकदार है। उनकी दोस्ती वहीं खत्म हो जाती है। वक्त गुजरता है और पानी का लेवल बढ़ने लगता है। ट्रिश रियलाइज करती है कि वो यहाँ नहीं बच सकती। वो एक फैसला लेती है। वो मैडी से कहती है कि वो दूर तैर कर जाएगी ताकि सीटो का ध्यान भटका सके। इससे मैडी को मौका मिलेगा पास वाली सेफ रॉक्स तक जाने का। ये उसका तरीका है अपनी गलती सुधारने का। मैडी गुस्से के बावजूद मना करती है। वो ट्रिश को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ट्रिश नहीं सुनती और पानी में कूद जाती है। वो शोर मचाती है ताकि सीटो उसके पीछे आए। मैडी चिल्लाती है, उसे माफ कर देती है पर ट्रिश आगे बढ़ती रहती है। अचानक एक प्लेन की आवाज आती है। मैडी हाथ हिलाती है लेकिन प्लेन बादलों में गायब हो जाता है। रेस्क्यू फेल हो गया। मैडी पानी की तरफ देखती है और वो खौफनाक मंजर देखती है। सीटो ने ट्रिश को ढूंढ लिया है। वेल हमला करती है और ट्रिश को पानी के अंदर खींच ले जाती है। कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म हो जाता है। ट्रिश अब नहीं रही। अब मैडी उस चट्टान पर बिल्कुल अकेली है। सूरज ढल रहा है। वो उस वेल से बात करती है जो उसे दिखाई नहीं दे रही। वो कहती है कि वो समझती है कि लड़ना क्या होता है। मैडी अपनी फ्लेयर गन चेक करती है, उम्मीद करती है कि वो अभी भी चलेगी। वो खुद को याद दिलाती है कि वो एक फाइटर है। पानी बढ़ रहा है और मैडी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो रॉक के किनारे पर खड़ी होती है और चिल्लाती है, सीटो को ललकारती है। सीटो पानी से बाहर आती है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमला करती है। मैडी फ्लेयर गन सीधा वेल के मुंह पर चला देती है। आग लगती है और सीटो दर्द में वापस पानी में गिर जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रेस्क्यू टीम नीचे आती है और मैडी को बचा लेती है। वो जख्मी है, थकी हुई है, लेकिन जिंदा है। आखिरी सीन कुछ वक्त बाद का है। मैडी एक स्टेज पर है, अपने चेलो के साथ।
वो ऑडियंस को देखती है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए बजा रही है जिन्हें उसने खोया। वो चेलो बजाना शुरू करती है। म्यूजिक बहुत खूबसूरत और दर्द भरा है। उसने अपना म्यूजिक वापस पा लिया है। कहानी खत्म होती है समंदर के एक शॉट के